अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम अब तक की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर हमसाया मुल्क पाकिस्तान से, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बड़ा दावा किया है। इमरान खान ने दावा किया है कि उन्हें 3 साल जलावतनी का मौका दिया गया था, ताहम उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। और बड़ा दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का, जो कि 2023 से वो लगातार जेल में हैं, ताहम उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें 3 साल जलावतनी का मौका दिया गया था, ताहम उन्होंने इस मौके को या इस ऑफर को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में ही जिएंगे, पाकिस्तान में ही मरेंगे, और इस ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया है। ये बड़ा दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किया गया है। पीटीआई के रहनुमा और फिलहाल जेल में हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये दावा किया है कि उन्हें 3 साल जलावतनी का मौका दिया गया था। जेल में बंद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें 3 साल के लिए जलावतनी पर मुल्क छोड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस को ठुकरा दिया और इससे उन्होंने इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि जब वो अटक जेल में थे तो उन्हें 3 साल जलावतनी का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर कि ये ऑफर ठुकरा दी कि वो पाकिस्तान में ही जिएंगे और पाकिस्तान में ही मरेंगे। रावलपिंडी के अडियाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए, जहां वो अगस्त 2023 से बंद है, उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में उनकी बनी गाला रिहाइशगाह पर मुंतकिल करने के लिए बिलवास्ता राब्ता किया गया है। ताहम एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के बानी इमरान खान ने दावा किया है और उन्होंने कहा कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान से मुतल्लिक फैसले मुल्क के अंदर ही होने चाहिए। उन्होंने अपने एक पोस्ट में मज़ीद कहा कि उनका मौक़िफ़ वाज़ह है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो पीटीआई के जो कारकुन हैं या उनके रहनुमा जो जेल में हैं उनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही वो अपनी ज़ाती सूरत हाल पर बात करेंगे। ये उनकी जानिब से कहा गया है। और बड़ा दावा ये कि उन्हें 3 साल जलावतनी का मौका दिया गया था, ताहम उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। पोस्ट है जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किया, और इस पोस्ट को आप पढ़ भी सकते हैं। और जो एक लंबा पोस्ट उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर किया, जहां पर उन्होंने कई अहम खुलासे किए और ये भी दावा किया कि उन्हें मौका दिया गया था जलावतनी का 3 साल के लिए, ताहम उन्होंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने इसकी जानकारी दी और इस पोस्ट में आप देख सकते हैं, ये एक्स पर किया गया पोस्ट आपको मैं पढ़कर भी सुनाऊंगा, जहां पर वो कहते हैं कि आई हैव बीन इनडायरेक्टली अप्रोच्ड विद एन ऑफर टू ट्रांसफर मी टू माई बनी गाला रेजिडेंस। माई स्टैंस इज क्लियर, रिलीज माई डिटेन्ड वर्कर्स एंड लीडर्स फर्स्ट, ओनली देन आई कंसिडर डिस्कसिंग माई पर्सनल सिचुएशन। इसके आगे वो लिखता है कि I was also offered the opportunity of a 3-year exile while lodged in Atok jail, but I will live and die in Pakistan। ये बड़ा दावा इमरान खान की जानिब से किया गया है कि 3 साल जलावतनी का मौका इन्हें दिया गया था, ताहम उन्होंने इस मौके को या इस ऑफर को ठुकरा दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जो चादर भेजी गई थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पर, वो चादर आज उनके दरबार, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, उनके दरबार में वो चादर पेश की गई। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अजमेर के दरबार में ये चादर पेश की और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना पैगाम भी भेजा था और वो पैगाम भी मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने पढ़कर वहाँ पर जो ज़ायरीन आए थे उन्हें सुनाया और साथ ही साथ अमन और सलामती के लिए दुआ भी की गई थी। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से भेजी गई चादर आज मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश की। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू पीएम मोदी की चादर लेकर अजमेर पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया एहलकारों से और ज़ायरीन के सामने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम भी पढ़कर सुनाया। वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम सुनाने से पहले उन्होंने दरीना रिवायत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तरफ से भेजी गई चादर अक़ीदत और एहतराम के साथ दरबार ख्वाजा में पेश की। ये वज़ीर-ए-आज़म की मुद्दतकार के दौरान अजमेर दरगाह पर पेश की गई 11वीं चादर है। मीडिया से बात करते हुए अक़लियती अमूर के मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने कहा कि अजमेर में उर्स के दौरान गरीब नवाज की दरगाह पर जाना हमारे मुल्क की पुरानी रिवायत है और कहा कि मुझे पीएम मोदी की जानिब से चादर पेश करने का मौका मिला है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम है। मुल्क में हम आहंगी का माहौल होना चाहिए और हर तबका के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी दुआ के साथ ये चादर चढ़ाई जा रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ताहम इस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाया और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में लोगों को उर्स की मुबारकबाद पेश की और साथ ही साथ अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जो पैगाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भेजा था, जिसको मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने पढ़कर सुनाया, वो पैगाम हम आपको भी सुनाते हैं। मंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों व महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों के गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं और उनसे देशवासियों की प्रसन्नता व समृद्धि की कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब जम्मू कश्मीर के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जो एक ख्वाब था जम्मू कश्मीर के लोगों का और ख्वाब था कि रेल से कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ा जाए, वो ख्वाब अब पूरा होने वाला है। और आज भी इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई, जहां पे कटरा से बानहाल तक पहली आजमाइशी रेल जो चलाई गई वो कामयाब ट्रायल रहा। और आपको बता दें कि कटरा से रियासी सेक्शन पर भी काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि 26 जनवरी से बाकायदा तौर पर रेल सर्विस शुरू होगी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। और
आने वाले दिनों में इस वाले से अब पेशरफ्त जारी रहेगी। और आपको बता दें कि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी वो भी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो इस का मुआयना करेंगे। और आज भी ये जो ट्रेन है इसका ट्रायल है वो कामयाब रहा। शुमाली रेलवे के ज़ेर निगरानी कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के तहत कटरा से बानहाल के दरमियान पहली आजमाइशी रेल सर्विस कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। रेलगाड़ी तकरीबन 1:30 बजे बानहाल रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर USBRL संदीप गुप्ता, शुमाली रेलवे और तामीराती कंपनियों के आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। कटरा से रियासी सेक्शन पर काम भी मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि 26 जनवरी से पहले या उसी दिन से बाकायदा रेल सर्विस जो है वो शुरू हो जाएगी। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी 7 और 8 जनवरी को कटरा रियासी सेक्शन के हतमी हिफाजती जांच के लिए दौरा करेंगे। ये पेशरफ्त कश्मीर रेल प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने की जानिब एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम को सफरी सहूलियात फराम होंगी और खित्ते की माशत को भी तकवीत मिलेगी। और कल का दिन भी अहम है और फिर 6 जनवरी का भी दिन भी अहम है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू रेलवे डिवीज़न के क़याम का ऐलान करेंगे। इस तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद होंगे। कल यानी 5 जनवरी को मरकज़ी वज़ीर रेलवे श्रीनगर रेलवे स्टेशन और कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के USBRL सेक्शन का मुआयना करने वाले हैं, जो कि मरकज़ी वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे, जहां पर वो इस अहम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। और उसके बाद 7 और 8 जनवरी को CRS दिनेश चंद देशवाल कश्मीर रेल प्रोजेक्ट के रियासी कटरा सेक्शन का मुआयना करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल जो वंदे भारत ट्रेन का शेड्यूल उसका भी ऐलान किया गया था कि कटरा से श्रीनगर जो ट्रेन चलेगी उसकी टाइमिंग क्या रहेगी। उस हवाले से भी वो शेड्यूल पहले ही आ चुका है। ताहम कल जो है मरकज़ी वज़ीर रेलवे वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे, जहां पर वो इस अहम प्रोजेक्ट का मुआयना करेंगे। और फिर सबको इंतज़ार रहेगा 26 जनवरी का, क्योंकि 26 जनवरी ही वो दिन होगा जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इस अहम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। और एक जो ख्वाब था वो अब मुकम्मल होने वाला है कि कश्मीर से कन्याकुमारी को कश्मीर से रेल के ज़रिए जोड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात श्रीनगर की करते हैं। और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे आग की एक वारदात रोनमा हुई है, जिसके नतीजे में एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। और ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीनगर से, जहां पे शाम देर गए आग की एक वारदात पेश आई है। बताया जा रहा कि राजौरी कदल श्रीनगर में ये आग की वारदात जो है वो पेश आई है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह ये भयानक आग है जिसने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया है। और शाम देर गई ये जो आग की वारदात है पेश आई है, ताहम फायर एंड एमरजेंसी महकमे के लोग और इंतजामिया के लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भयानक आग की वारदात पेश आई है शहर श्रीनगर के राजौरी कदल श्रीनगर में, जहां पे बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग से आग नमूदार हुई, जिसने देखते देखते पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें जो है वो जारी है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, सीधा श्रीनगर आपको लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के खुसूसी नुमाइंदे इरफान फाजिल मेरे साथ है। इरफान, पहुंचकर ज्वाइन करने के लिए अपडेट कीजिएगा। जिस तरह से हम ये भयानक तस्वीरें देख रहे हैं, आग लगी है, किस तरह ये आग लगी और क्या कुछ अभी क्या इस आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए ज़हूर साहब, जहां तक मैं बात करूंगा इस आग को लेकर, ये आग की वारदात जो है तकरीबन आज 9 बजे के करीब राजौरी कदल शहर खास के खास इलाके राजौरी कदल में पेश आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक बिल्डिंग है
जिसमें जिसमें कमर्शियल एज वेल एज रेजिडेंशियल एक्टिविटी होती है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इसमें तकरीबन तकरीबन इस आग को बुझाने में जो है 2 फायर फाइटर्स जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी शहर श्रीनगर के अस्पताल SMHS में जी हाँ भेजा गया है। साथ ही साथ जहूर साहब आपको मैं बताता चलूं कि सुनने में आ रहा है, अभी अभी मैंने जो कंसर्न मुजफ्फर भट्ट साहब जो कि कंसर्न वहां पर फायर फाइटिंग जो सर्विसेज को लेकर जो इस वक्त कंसर्न ऑफिसर है उनसे भी बात की है, तो उनका मानना है कि इस बिल्डिंग में जो है गैस सिलेंडर्स के फटने की आवाज आई है, जिसकी वजह से जैसे विजुअल्स के जरिए भी आप देख रहे होंगे हमारी नाज़रीन कि गैस सिलेंडर्स की फटने की तकरीबन तकरीबन 2 गैस सिलेंडर इस बिल्डिंग में थे, जिसके बाद फटने के बाद जो है आग की वारदात, ये कह सकते हैं कि आग जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। इस बीच अगर देखा जाए तो राजौरी कदल का जो इलाका है ये काफी मैं कहूंगा कि घना इलाका है, जिसमें खासतौर पर साथ साथ में मकानात वगैरह भी रहते हैं। इस बिटवीन अगर मैं बात करूं तो इस इलाके के साथ साथ जी हाँ जहां पर ये कॉम्प्लेक्स है वहां पर एक घना इलाका है जहां पर कई मकानात जी हाँ साथ साथ में है। मगर जो ही ये वारदात पेश आई उसके बाद फटाफट वहां के मोहल्ले वालों ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को इत्तला दी और वहां पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची और इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे विजुअल्स के जरिए हमारी नाज़रीन भी देख रही होगी कि आग बड़ी भयानक है और इसे बुझाने के लिए जो है फायर फाइटर्स लगे हुए हैं। और जहां तक इससे पहले भी एक ऐसा ही इंसिडेंट नवाकदल के इलाके में पेश आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर भी एक रूम जो है तकरीबन 3 मंजिला इमारत में आग लगी और उसके बाद उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। मगर इरफान, ये जो इस वक्त आग लगी है इस बारे में जरा बताइएगा कि क्या कुछ अभी तक नुकसान हुआ है और कितना वक्त अभी लग सकता है इस आग को काबू करने में? देखिए अभी अभी की इतला ये है मेरे पास कि जो कंसर्न ऑफिसर मुजफ्फर साहब है, मेरी उनसे बात हुई है तो उनसे उनका मानना है कि इस आग को मुकम्मल तौर पर बुझाने की कॉर्नर टू कॉर्नर कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि 2 फायर फाइटर्स बड़ी बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और उसके बाद उनको SMHS अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए भेज दिया गया है। इस आग को कंट्रोल करने के लिए मुकम्मल तौर पर जो है इस वक्त जो खासतौर पर जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो फायर फाइटर्स है वो लगे हुए हैं। तकरीबन जो आग है उसे कंट्रोल किया गया है, मगर अभी भी कई कई जगह पर जो है आतिश जो है दिखाई दे रही है और खास तौर पर जो है चिंगारियां दिखाई दे रही है। आग के साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ साउंड ब्लास्ट जो है अंदर वो सुनाई दे रहे हैं। तो तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि आग बड़ी भयानक है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जानी नुकसान कोई नहीं है। जानी नुकसान यानी इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिस पर कह सकते हैं कि जानी नुकसान हुआ या जख्म। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि दाद देनी चाहिए फायर फाइटर्स को लेकर, जिन्होंने खास तौर पर इस आग को बुझाने की पूरी कोशिश की है और 2 इसमें फायर फाइटर्स जो है वो जख्मी हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इरफान फाजिल श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि राजौरी कदल में ये एक बिल्डिंग से आग मदार हुई जिसने देखती देखती फिलहाल पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया है। जिस तरह से बता रहे थे कि ब्लास्ट भी कुछ हुए हैं जिसकी आवाज़ें सुनी गई है, शायद वो गैस सिलेंडर हो सकते हैं। साथ ही साथ आग को बुझाने के दौरान 2 फायर फाइटर जो है वो जख्मी भी हुए हैं। तमाम आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिश जारी है। इधर आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में भी आग की एक वारदात पेश आई है। बांडीपोरा की तस्वीरें दिखाइएगा ज़रा, ये तस्वीरें हैं जहाँ पर शुमाली कश्मीर बांडीपोरा पाजलपोरा में एक बताया जा रहा है कि एक दुकान में ये आग लगी है। रफ़ीक अहमद खान का ये दुकान है जिसकी वजह से इस आग ने पूरे दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। यह तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से लाखों मालियत का नुकसान हुआ है। ताहम जो फायर एंड इमरजेंसी के एहलकार है वो वहाँ पे पहुँचे और कहीं ना कहीं वो आग को बुझाने में कामयाब हुए हैं। इधर जो मुतल्लिका दुकानदार है उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि उनकी इमदाद की जाए क्योंकि लाखों मालियत का नुकसान हुआ है। उसका दुकान जो है वो मुकम्मल तौर पर राख की ढेर में तब्दील हुआ है। और पाजीपोरा बांडीपोरा में भी ये आग की और एक वारदात पेश आई है। मौसमी सरमा की जब हम बात करते हैं तो मौसमी सरमा में हमने देखा कि लगातार आग की वारदातों में लगातार जम्मू कश्मीर में इजाफा हो रहा है। तो एहतियात बरतेगा इस मौसमी सरमा के दौरान, खासकर जब हम हीटिंग के आलात इन दोनों इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए। ये जो दोनों आग की वारदात है श्रीनगर और बांडीपोरा में, खुशकिस्मती की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से इरफान बता रहे थे कि श्रीनगर में 2 फायर फाइटर ज़रूर ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन माली नुकसान भी साथ में बहुत हुआ है। तो मौसमी सरमा के दौरान एहतियात बरतेगा ताकि कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश ना आए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और एक खबर आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं मंशियात के हवाले से। और आपको बता दें कि मंशियात का कला कमा करने के लिए पुलिस भी मुतहरिक है और पुलिस की जानिब से आज सरहदी जिला पूंछ के सुरनकूट में कार्रवाई की गई है, जहां पे पुलिस ने आज अचानक एक घर पर छापा मारा, एक मंशियात फरोश के घर पर। और जब छापा मारा गया तो वहां मंशियात फरोश के घर से शराब की 146 बोतलें जब्त की गई है, साथ ही साथ 16 बियर की भी बोतलें जब्त की गई है और नकद रकम 62,200 की जो नकद रकम है वो भी यहाँ से बरामद की गई है। तो पूंछ के सुरनकूट में पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को रंगे हाथों उसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया है और उसके कब्जे से बाहरी मिकदार में मंशियात जो है वो बरामद की गई है। पुलिस ने सुरनकूट में गैरकानूनी शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिसकी शिनाख्त सुरनकूट के रहने वाले सुरेश शर्मा के तौर पर हुई है, जो असल में मेंढर के मनकूट इलाके का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि खुफिया इतला पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुरेश कुमार की रिहाइशगाह पर छापा मारा और वहां से शराब की 146 बोतलें और बियर के 16 कैन बरामद किए हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस छापे के दौरान वहां से 62,200 रुपये नकद भी बरामद की गई है। और फिलहाल पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार किया है और इस हवाले से केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से सर्दियों में बच्चों की तालीम के हवाले से एक अच्छा इकदाम उठाया गया है, जिसमें दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तलबा के तालीम के लिए वेंटर कैंप्स और ट्यूटोरियल्स का इंतज़ाम किया गया है। इस हवाले से गुलिस्तानी नुमाइंदा इरफान फाजिल के साथ बातचीत के दौरान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जन इतू ने बताया कि ये कदम बच्चों को सर्दियों के दौरान तालीम से वाबस्तगी रखने में मदद करेगा और साथ ही दूर दराज इलाकों में भी बच्चों की तालीम से आरास्तगी मिल सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इन कैंपों के लिए उसातिज़ा के लिए भी मुवाफिक इकदाम उठाए गए हैं ताकि उसातिज़ा को भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विंटर्स में जो है 2-2.5 महीने की विंटर वेकेशंस होती हैं, तो इसमें जो हमारे बच्चे ऑलरेडी आपकी बार आपको पता ही होगा क्योंकि नवंबर सेशन रेस्टोर हुआ, तो हमारे 9th तक जो बच्चे हैं उन्होंने ऑलरेडी नए क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर लिए हैं पुराने जो है एग्ज़ाम्स अपने क्वालिफाई करने के बाद। तो अब चूँकि उनके पास अच्छा खासा टाइम है टू गो फॉर द स्टडीज़ बिसाइड्स जो है वो अपना विंटर्स में क्या प्लान करते हैं। तो हम चूँकि दूर दराज इलाकों में बहुत सारी जगहों पे तो प्राइवेट ट्यूशनिंग अवेलेबल है, कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल होती है, लेकिन हमारे ऐसे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। और वहाँ से हमें काफ़ी डिमांड आई थी कि हमारे यहाँ जो विंटर ट्यूटोरियल्स पहले चलते थे उनको रेस्टोर किया जाए। और इस हवाले से हमने अभी जो है ऑलमोस्ट इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करी हुई है, उसके ऑलरेडी गाइडलाइंस बने हुए हैं कि हमें विंटर ट्यूटोरियल्स को, ये बेसिकली एक रेगुलर एकेडमिक्स नहीं है, इट इज़ जस्ट विंटर ट्यूटोरियल, क्योंकि इसमें सर्दी में जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे दिन भर क्लास में रह नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने उसके हवाले से कुछ गाइडलाइंस दी है कि इसको हीटिंग अरेंजमेंट कैसे प्लान किया जाएगा। वो चार्जेस बच्चों से ही जो है नॉमिनल चार्जेस हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों का यूज़ होगा। इसी तरीके से हमारे टीचर्स जो वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे पढ़ाने के लिए, उनको हम उस जो है के बदले जो है लीव एनकैशमेंट का जो है प्रोविजन रखा हुआ है ताकि टीचर्स मोटिवेट हो जाएं, वो बच्चों को पढ़ाएं। और इसके अलावा जो वो बच्चे जो पास में रहते हैं, और हमने कोशिश करी है कि जितना कन्वीनियंटली उनको ट्यूशन सेंटर नज़दीक होगा, विंटर्स में बर्फबारी होती तो आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड मोर ओवर वी हैव गिवन क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू ऑल द स्कूल्स एंड सीओज कि जो बच्चों को विंटर के हवाले से सेफ्टी चाहिए वो भी उसका भी ख्याल रखा जाए। जैसे कहीं आगे बढ़ते हैं। एमएलए लंगेट खुर्शीद अहमद शेख ने आज डीसी ऑफिस के बाहर एक अनोखा एहतजाज किया, जिस दौरान उन्होंने एक ट्रांसफार्मर भी साथ लाया और सड़क में बैठकर उन्होंने धरना दिया।
उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि गनापुरा लंगेट में कई दिनों से महकमा मैकेनिकल विंग PHE का ट्रांसफार्मर खराब पड़ा हुआ है और आवाम को पानी के लिए उन्हें तरसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा महकमे के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि अवाम सफ़र न करे और कहा कि गनापुरा के लोग पीने के पानी से महरूम हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ मैकेनिकल विंग महकमा PHE है। उन्होंने इस हवाले से आज धरना दिया। ताहम ज़िला इंतज़ामिया ने MLA को यकीन दिलाया कि मज़कूरा महकमे के खिलाफ और इस हवाले से तहक़ीक़ात की जाएगी और आवाम को भी पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मेरी 2 डिमांड्स है, तब तक मैं नहीं उठूंगा जब तक ये डिमांड से पूरी नहीं करेगी। टेबल टॉक नहीं हो सकता इस वक्त। मुझे पता है कैसे टॉक करनी है। टेबल टॉक होती है तो पिछले 5 साल से हुई। प्रोटेस्ट मूजूब कर पे 50 थ्रो 2 लाख रुपये 22 लाख रुपये स्कीम अत गई आज 2 वरी बिहत ग PHE वाले तुम वन गो मैकेनिकल वाले वाले वन गो PHE वाले यह अगर स्कीम आई यह कस थ्रो स्कीम तो आदत गई 20 दह आब रोस्त पकान घरों मज आब जन ये नर जंग ये ओतर कोर आब यह तमक ट्रांसफार्मर यह खराब गोमुत यह हेकान PHE वल संभ्राइत अत लगन मजा मजा हार्डली लगन अत रपये 5,000 गई ईद रात MLA साहब गो तुम करो चंद मे करो चंद जरूरत उहद दफ्तर पर दफ्तर गो खतर कहें अगर गवर्नमेंट टैक्स दिवान कम खतर टैक्स ये दिवान तो अमी मूजूब गई आज मजबूर और खसन खतर ये DC ब्रोह धरना दिन खतर सान डिमांड ग पूर कहें अगर अफसर सह टस से मस्त कर तह हल्का लालबाग गनापुरा यह 2 गामन वनस पंप सेट चलान वनकन आज गई 2 वरी वुचान ये मुसीबत लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी मज लालबाग गनापुरा रोजान त्रेश कहें त्रेश गई 15 दह पतम त्रेश दाद तड़पान टोटल त्रेश कहें करे फर्जी सबन करे अमन डिपार्टमेंटन सतन कत अमन रोज अत पेन वनुक तमत कहें आज गई मजबूर DC ऑफिस इन खतर अहन यह खराब गोमुत यह चलान कहें कहें कर तम डिपार्टमेंटन सतन कत अमन आये ना कह वनस गई मजबूर पान तौर वस खतर अमस खोल पन्ने गाड़ मज यूर DC ऑफिस। पूंछ हवेली के MLA एजाज अहमद जान ने डाक बंगला के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक जामिया जायजा इजलास की सदारत की। मीटिंग में महकमे दही तरक्की और पंचायती राज के ज़ेर क़यादत जारी तरक्याती मनसूबी बहबूद के इकदाम का जायजा लेने के साथ साथ हल्के के अंदर अहम मसाइल को हल करने में महकमा ज़राअत की कारकर्दगी का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान MLA ने अवामी अहमियत के मसाइल को उजागर करते हुए महकमा दही तरक्की और ज़री बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ तरक्याती चैलेंजों का गहराई से जायजा लिया। उन्होंने इस मौका पर इंतज़ामिया के अफसरान पर जोर दिया कि वो मौसमी सरमा के दौरान लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करे ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। देखिए, आज एक रिव्यू मीटिंग पुंछ डाक बंगलों में जो है हुई है। मैं एडी साहब का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग की। हमारे नए ऑफिसर हज़रात जो पुंछ में आए हैं, खलील भांडे साहब और 2 हमारे BDO जो नए आए हैं, उनको भी मुबारकबाद दी। ओवरऑल डिपार्टमेंट जो है वो कोशिश कर रहे हैं, वो जो तब्दीली ला रहे हैं। मेरा आज की मीटिंग में सिर्फ इतना कहना था कि 8 सितंबर को जो रिज़ल्ट इस रियासत में आया इलेक्शन का, जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है वो अपने नुमाइंदों को दिया और हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिकॉर्डेड वोट लिए और उसके बाद इतनी बड़ी लीड ली, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सेक्रेटरीट के अंदर भी डार साहब के साथ, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब एजाज असद साहब के साथ कंटिन्यूसली हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। काफ़ी जो ग्राउंड लेवल पे मुश्किलात थी लोगों की, मैंने तमाम जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो पुंछ के प्रोमिनेंट लोग हैं, उनसे मैंने फ़ीडबैक लिया, नौजवानों से फ़ीडबैक लिया और वो फ़ीडबैक मैंने ग्राउंड पे यहाँ पे आके डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कस किया। कुछ MG निरगा को लेके, कुछ PMY को लेके जो मुश्किलात ग्राउंड पे लोगों को आती थी वो मैंने ऑफिसर्स के सामने रखी और ऑफिसर्स ने भी एक बड़ा अच्छा माहौल में यकीन दिलाया कि हम
इसको जो है आगे जो है आने वाले दिनों में इसको बेहतरी लाएंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस बताई, लेकिन जो मुझे लगा उसमें थोड़ी सी हमें चाहिए कि ब्लॉक लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें हैं जिसमें लोगों को फ़ायदा हम दे सकते हैं, सब्सिडी है, तो उसके लिए भी मैंने जो हमारे ACD साहब हैं इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप अपने जो ऑफिसेज हैं ब्लॉक में उनकी भी इनके साथ टाई अप करवाइए ताकि इनके इलाकों में जो है वो ज़्यादा तरक्की हो सके। और जो सरकार जिसकी क़यादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। डाक बंगला गुरेज में सिविल सोसाइटी गुरेज की जानिब से एक अदबी तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिस दौरान डॉक्टर सुहेल रसूल मीर की अपनी नवीयत की पहली किताब कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया ऑन दर्द ट्राइब ऑफ गुरेज एंड लद्दाख की रस्म रोनमाई अंजाम दी गई। तकरीब में अदबी शख्सियात सिविल इंतजामिया के अलावा फ़ौज और पुलिस के अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान इस किताब की अहमियत इफ़ादियत पर भी मुक़र्रीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया और मुक़र्रीन ने दर्दशीना कबीले के बारे में अपनी नवीयत का पहला इंसाइक्लोपीडिया तरतीब देने पर डॉक्टर सुहेल को मुबारकबाद भी पेश की। एक इवेंट हुआ, डॉक्टर मीर सुहेल साहब जो हैं जिन्होंने एक हमारे दर्दिस्तान इलाके दर्दिस्तान के बारे में एक किताब लिखी है, उसके बारे में यहाँ पे वो किताब ऑलरेडी गवर्नर साहब ने किया था और आज वो गुरेज में लाके यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे और हम सुहेल साहब का बहुत ही मशहूर है डॉक्टर सुहेल साहब का जिन्होंने हमारे इलाके की ये जो किताब शाया की है, इसमें बहुत सारे हमारे गुरेज की दास्तान कैद की है। हम इसको मुबारकबादी देना चाहते हैं इस बारे में। डॉक्टर सुहेल मीर साहब की लिखी हुई किताब कल्चरल इंसाइक्लोपीडिया दर्द ट्राइब जर्नी थ्रू गुरेज एंड लद्दाख रस्म रनुमाई हुई और इस किताब के ऊपर डिस्कशन किया गया। यहाँ के सिविल सोसाइटी मेंबर्स, यहाँ दर्दशीन कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से आए हुए लोग, जो भी यहाँ डिग्निटरीज वगैरह आई, उन सब ने इस किताब पर तबसरा किया, बहस मुबाहिसा हुआ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दर्दशीन गुरेज के और यहाँ के सिविल सोसाइटी के, यहाँ के जो लिटरेरी फिगर्स हैं, राइटर्स हैं और जो भी लोग यहाँ इस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, बड़ी जोश व खरोश के साथ इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। तो दरअसल ये जो कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया है, ये किताब इसी कम्युनिटी के लिए है, इसी कम्युनिटी के लोगों से मैंने बैठ के इनसे सीखा है। चलिए अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।